हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आ गई अनदर टॉपिक लेके जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और स्टार मार्क टॉपिक है, जो अगर आपके सिलेबस में है तो मुझे गारंटी है कि आपके क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा। तो वो टॉपिक है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जिसे हम शॉर्ट में पीएलसी भी कहते हैं। तो गाइस, इसको जो मैंने है काफ़ी शॉर्ट में लिखा है कि आपको याद रह सके, और ना ही केवल याद रह सके, आप इसको पेपर में इजीली एलैबोरेट करके लिख सके। क्योंकि जो मैं एग्जांपल देने वाली हूँ, आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपको को एक समझ ना ही केवल समझ आएगा ये टॉपिक, बट आपको पेपर में भी लिखने में आसानी होगी, और ये एग्जाम्पल आप पेपर में भी लिख सकते हैं। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये टॉपिक क्या है। तो अगर हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल देखेंगे तो ये एस शेप्ड का होता है, जैसा कि आप इसका फिगर देख सकते हैं जो मैंने नीचे बनाया है। तो यह एक एस शेप टाइप का शेप फिगर कर्व होता है और ना ही केवल ये हमारे को रिलेशनशिप दिखाता है ऑफ द सेल्स विद रिस्पेक्ट टू द टाइम फॉर अ प्रोडक्ट। मतलब वो दिखाता है कि कितना सेल हुई है और उस टाइम पे वो प्रोडक्ट कैसा कैसा है, और इसके लिए 4 सक्सेसिव टाइप के स्टेजेस में जाता है, जो इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइनिंग। इंट्रोडक्शन में काफ़ी स्लो सेल्स ग्रोथ होती है, ग्रोथ में रैपिड मार्केट होती है क्योंकि अब वो स्टार्ट कर देते हैं, और मैच्योरिटी में स्लो डाउन हो जाती है थोड़ी, मतलब, और डिक्लाइन में पूरी तरीके से एक डाउन ड्रिफ्ट होता है, शार्प डाउन ड्रिफ्ट, मतलब सेल्स ना के बराबर ही हो जाती है। तो इसको मैं एक्सप्लेन अच्छे से करूँगी अभी आगे। अगर मैं इसको एक शॉर्ट लाइन में पीएलसी को बोलूँ तो इट्स इफ बिजनेस आर सब्स्टिट्यूटेड फॉर प्रोडक्ट्स, द कंसेप्ट ऑफ पीएलसी कुड जस्ट वर्क जस्ट एज वेल। मतलब बहुत ही अच्छा सब्स्टिट्यूट की तरह है अगर बिजनेस को प्रोडक्ट से रिप्लेस किया जाए। तो धीरे बाय धीरे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि सारे स्टेजेस, फेजेस ऑफ पीएलसी भी कहते हैं इसे, स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल भी कहते हैं। तो 4 स्टेजेस हैं: इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइनिंग। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं ना ही केवल एग्जांपल लूँगी, बट मैंने एक बॉक्स टाइप में, आपको ये देख सकते हैं, इसको एक्सप्लेन करने के लिए इसके शॉर्ट में पॉइंट्स भी लिखती हैं कि आपको इजीली याद रह सके। तो आप इसको अगर जब पेपर में लिखना चाहें तो आसानी से लिख सकें। इंट्रोडक्शन स्टेज वो होती है जहाँ पे प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है। आफ्टर थॉरो रिसर्च, मार्केट डिमांड को रीड करने के बाद एक कंपनी अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च करती है। तो उस टाइम पे हम देखते हैं कि सेल्स हमारे प्रोडक्ट की काफ़ी कम होती है। कंपटीशन तो बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि जब हमारा प्रोडक्ट लॉन्च हुआ किसी को पता ही नहीं तो कंपटीशन कैसे होगा। और ना ही केवल दिस, प्राइसेस काफ़ी स्टडी करने के बाद थोड़े से ज़्यादा हाई होते हैं अभी, क्योंकि कंपनी कोशिश करती है कि वो अपना कॉस्ट तो एटलीस्ट रिकवर कर ही सके उस प्रोडक्ट को बनाने का। मार्केट का अभी शेयर जो होता है वो बहुत ही लिमिटेड होता है, और लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं होता, तो लोग लैक करते हैं उसकी नॉलेज के बारे में। अब अगर हम बात करें, थोड़ा सा अगर प्रोडक्ट जैसे धीरे धीरे स्टार्ट होता है तो वो नेक्स्ट स्टेज पे जाता है, वो है ग्रोथ स्टेज। वो स्टेज होती है जो इंट्रोडक्शन स्टेज के बाद आती है, और सेकेंड स्टेप होता है हमारा। तो इसमें क्या होता है, हमारी डिमांड एक्सपैंड होने लगती है, प्राइसेस हमारे थोड़े से अब कम होने लगते हैं, कंपटीशन बढ़ने लगता है और मार्केट एक्सपैंड करने लगती है। कस्टमर के पास अब इस प्रोडक्ट की नॉलेज होती है और वो इस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट शो करने लगता है। इसका मतलब अगर वो प्रोडक्ट में इंटरेस्ट शो करेगा तो क्या होगा, हमारी सेल्स बढ़ेगी। नहीं केवल सेल्स बढ़ेगी, मार्केट भी एक्सपैंड होगी। और अब हमारे जो कॉम्पिटिटर्स है, जैसे ही वो देखेंगे कि ये प्रोडक्ट है, लोग इसको में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, ख़रीदना शुरू कर रहे हैं, तो कंपटीशन भी बढ़ना शुरू हो जाएगा इसका। अब आता है वो नेक्स्ट स्टेज की तरफ, प्रोडक्ट आता है। फिर प्रोडक्ट नेक्स्ट स्टेज में जब पहुँचता है वो होता है मैच्योरिटी स्टेज। मोस्टली हम देखते हैं प्रोडक्ट्स मैच्योरिटी स्टेज पे होते हैं। रेयरली प्रोडक्ट ऐसा होता है जो डिक्लाइनिंग स्टेज पे जाए। काफ़ी सालों तक कंपनी मैच्योरिटी स्टेज पे ही रहती है अगर प्रोडक्ट सक्सेसफुली लॉन्च हो जाए और कस्टमर को या हमारे जो होते हैं पसंद आ जाए। तो मैच्योरिटी वो स्टेज है जो ग्रोथ स्टेज के बाद आती है, पर डिक्लाइनिंग स्टेज के से पहले होती है एक प्रोडक्ट के लिए। इस स्टेज में जो होता है, हमारा कंपटीशन थोड़ा बढ़ जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमें और यही नहीं, हमें इसके लिए अपनी मार्केट को स्टेबलाइज करना होता है। प्रॉफिट थोड़ा कम होने लगता है,
क्योंकि स्टिफ कंपटीशन है। तो कंपनी का जो पहला टारगेट होता है मैच्योरिटी स्टेज में है, वो है अपने प्रोडक्ट को बचाना कि कंपटीशन से, क्योंकि अब क्या होगा, कॉम्पिटिटर्स आ चुके होंगे, वो सिमिलर प्रोडक्ट ट्राई करेंगे लॉन्च करने के लिए। तो हमारे लिए ये कंपनी के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि वो अपना प्रोडक्ट ऐसी कोई टेक्निक लाए जिससे उसका प्रोडक्ट स्टेबल रहे, सेफ़ रहे और मार्केट में कस्टमर्स उसकी डिमांड खरीदते रहें। वो अलग से ही अब उसका यूनिक प्रोपोजिशन रहे, क्योंकि इंट्रोडक्शन स्टेज और ग्रोथ स्टेज में उसके पास यूएसपी का एक एडवांटेज होता है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। बट वो इस स्टेज मैच्योरिटी स्टेज में लूज़ करने लगता है उस चीज़ को। एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है, वो भी लूज़ करने लगता है। आप ग्रोथ स्टेज में ये लिख सकते हो कि कस्टमर्स के से हमारा मतलब कंपनीज़ के पास जो होता है वो एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है अपने कॉम्पिटिटर्स के पास। तो ये एक पॉइंट भी हो सकता है ग्रोथ स्टेज। बट यही आप इसको अगर मैच्योरिटी स्टेज की बात करें तो इसमें कंपनी अपना जो है लूज़ करने लगती है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाता है। कस्टमर्स के पास अब बहुत सारे ऑप्शन हैं, सब्स्टिट्यूट्स हैं कि वो ख़रीद सके। प्राइस की वजह से हो सकता है, ये वो कुछ एड ऑन एडवांटेज हो सकता है जो शायद दूसरा कॉम्पिटिटर प्रोवाइड कर रहा हो, जिसकी वजह से कस्टमर दूसरे प्रोडक्ट पे भी जा सकता है। तो कंपनी का मेन मोटिव होना चाहिए उसको स्टेबलाइज करे अपने प्रोडक्ट को। अगर कंपनी लूज़ कर जाती है अपनी स्टेबिलिटी, तो वो नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच जाती है जो है डिक्लाइनिंग स्टेज। वो स्टेज जो मैच्योरिटी स्टेज के बाद होती है और लास्ट फोर्थ स्टेज कहलाती है डिक्लाइनिंग स्टेज। इसमें सेल्स और प्रॉफिट हमारा जो होता है कम होने लगता है, गिरने लगता है, शार्पली डाउनफॉल, क्योंकि अब कस्टमर्स उसकी प्रोडक्ट की या तो डिमांड नहीं कर रहे या तो बहुत ही कम डिमांड कर रहे हैं, या तो कंपनी नया कोई ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च कर चुकी है जो उसका सब्स्टिट्यूट बन चुका है। सब्स्टिट्यूट नहीं बना है तो उससे ज़्यादा बेटर वर्जन का है, तो वो डिक्लाइनिंग स्टेज पे आ जाती है। इसका एग्जांपल मैं लेके जो मैंने कहा था, जो मैंने एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करूँगी जो आपके लिए इजी बना देगा ये टॉपिक है, वो है एप्पल कंपनी का आईपॉड। आईपॉड आप देख सकते हैं नवंबर 10, 2000 में रिलीज़ हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था। तो इसके पहले कोई कॉम्पिटिटर नहीं था, वो इंट्रोडक्शन स्टेज में था। काफ़ी सेल्स कम थी, प्राइसेस बहुत हाई थे और लोगों के पास इसकी नॉलेज नहीं थी कि उसके पास क्या फ़ीचर हैं, तो मार्केट भी उसके पास लिमिटेड था। जैसे ही आईपॉड धीरे धीरे कंपनी उस आईपॉड लॉन्च हुआ मार्केट में, तो धीरे धीरे उसकी डिमांड बढ़ने लगी, लोगों को पता चलने लगा, तो वो ग्रोथ स्टेज पे पहुंचा, उसकी डिमांड बढ़ी, मार्केट शेयर बढ़ा, कंपटीशन अब आने लग गया था। और कॉम्पिटिटर्स थे जैसे सोनी, तोशिबा एक्सेट्रा। तो क्योंकि अब इस ग्रोथ स्टेज में था कि लोगों को आईपॉड के बारे में पता था कि आईपॉड कितना अच्छा है, स्लिम है, उसमें क्या क्या अच्छे फीचर्स हैं जो उसको मजबूर करते हैं लोगों को आईपॉड ख़रीदने के लिए। थर्ड था मैच्योरिटी स्टेज। काफ़ी टाइम तक उसके पास आईपॉड हमारा मैच्योरिटी स्टेज में रहा, काफ़ी टाइम तक लोगों ने उसको ख़रीदा, उसकी सेल्स रही, बट उसके पास कंपटीशन बहुत हाई था, मार्केट में स्टेबिलिटी मेंटेन करना मुश्किल हो रहा था। तो आईपॉड के लिए ऐसा एक टाइम आया जब वो लास्ट स्टेज डिक्लाइनिंग स्टेज पर पहुँच गया, जहाँ पे उसकी सेल्स और प्रॉफिट दोनों ही घट गए थे। डिमांड तो बिल्कुल ही कम हो गई थी। बट अब एक टाइम ऐसा है, अभी 1.5 साल पहले ही, अप्रॉक्स 1.5 साल पहले ही एप्पल का आईपॉड बंद हो चुका है पूरी तरीके से। अब वो मिलता ही नहीं है, एप्पल खुद को भी प्रोड्यूस करना ही नहीं चाहती क्योंकि उसका डिमांड भी नहीं है और ना उसकी सेल्स थी। तो फाइनली एप्पल ने डिसाइड करा कि May 10, 2022 में कि वो अपना आईपॉड नहीं बेचेगी, उसको अब डिसकंटिन्यूड कर दी और उसकी जगह उन्होंने कुछ और नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करे हैं जो इससे बेटर हैं और लोग उसकी अब डिमांड करते हैं। तो ये आईपॉड वाला एग्जांपल आप धीरे धीरे उसकी सेल्स और डिमांड और प्रॉफिट को या उसकी कंपटीशन को, उसकी मार्केट को, कस्टमर्स के पर्सपेक्टिव को, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको चारों स्टेज में एक्सप्लेन करने हैं। यही हमारा पीएलसी का पार्ट रहते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सबको के अपने अपने स्टेजेस में एक्सप्लेन करना है। था पूरा टॉपिक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का, बट मैं इसमें ये भी एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि जो मेन
पीएलसी में और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लिख सकते हैं। जैसे इसका जो मेन एडवांटेज ऑफ पीएलसी अप्रोच होता है इज़ दैट इट कैन बी यूज्ड टू डायग्नोस अ पोर्टफोलियो ऑफ अ प्रोडक्ट और बिजनेस इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश द स्टेज एट विच ईच ऑफ देम एग्जिस्ट. Particular attention is paid to each businesses that are in declining stage. Depending on the diagnosis, appropriate strategic choice can be made so that, for instance, expansion may be feasible, can be an alternative for business in the introductory and growth stages. Mature may be used as a source of cash investment for the investment in other business which need resources. A combination of which can be used like harvesting, retrenchment, etc. may be adopted for declining businesses. In each this way, a balanced portfolio of business may be built up by exercising a strategic concept on the PLC. तो ये था ओवरऑल पीएलसी के बारे में. आई होप आपको अब पीएलसी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा और आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होगा, और अगर ये टॉपिक पेपर में आता है तो आप लिख सकते हैं. तो थैंक यू गाइस. आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और समझ आई हो तो आप इसको लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लोगों के साथ शेयर भी करिएगा. थैंक यू गाइस. बाय बाय.